हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे विनोबा भावे के हजारीबाग के क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स। इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सिर्फ एमसीक्यू वाले पार्ट को हम लोग देखेंगे कि किस तरह के एमसीक्यू आपके एग्जाम में आ सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन पेपर मेरे पास अवेलेबल थे मैंने आपके लिए तैयार कर दिया है। आगे और भी जो है सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन का या फिर फिजिकल साइंस का पेपर पहले ही अपलोड हो गया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे सब्जेक्ट के लिंक आपको जो मैंने अपलोड किया है वो सीरियल वाइज मिल जाएगा 1 2 3 4। आप अपने सब्जेक्ट को जाकर के चूज कर सकते हैं। आगे बढ़े उससे पहले कुछ बातें मैं बता देता हूं। देखिए, मेरा जो पेन है, पेन टैब का पेन, वो खराब हो चुका है। इट इज़ नॉट वर्किंग। एक ऑनलाइन ऑर्डर किया था, वो भी डिलीवरी वाले ने पचा लिया। अब मैं फिर से एक बार ऑर्डर करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन अभी मैं पूरे हाथ के इस्तेमाल से जो है इस पे लिखने वाला हूं। अगर राइटिंग इधर उधर हो तो पार्डन मी फॉर दैट। इसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता है। आपके लिए काम करना सबसे इंपॉर्टेंट है। लिखना हाथ से थोड़ा सा मुश्किल है, खास करके मैथमेटिक्स वाले नंबर, स्क्वायर वगैरह को, तो उसमें थोड़ा सा आपके कॉपरेशन की मुझे उम्मीद होगी। आगे बढ़े उससे पहले कुछ बातें बता देना चाहता हूं। आप आगे 1 मिनट वीडियो को बढ़ा सकते हैं अगर आपको नहीं सुनना है तो। पिछले 5 साल के जितने भी विनोबा भावे के क्वेश्चन पेपर हैं 49 रुपये में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन दे दिया जाएगा। सजेशन हम लोग जो है 10 साल के क्वेश्चन पेपर, इसके अलावा आपका जो सिलेबस है सेकेंड सेमेस्टर का उसको ध्यान में रखते हैं, लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखते हैं, और आखिरी में हम लोग जो है मेरे एक्सपीरियंस को काउंट करते हैं। मैं 2-3 सालों से इस पे काम कर रहा हूँ, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ का सजेशन बना रहा हूँ, और मुझे लग रहा है कि मैंने काफ़ी अच्छी जो है इसमें सफलता पाई है। तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वहाँ पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, या जो भी आप परचेस करना चाहते हैं। इट्स टोटली अपॉन टू यू अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो। चलिए फिलहाल आगे बढ़ेंगे हम लोग, और विनोबा भावे हजारीबाग के क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे कि किस तरह के सवाल यहाँ पर पूछे गए थे। चलिए वेरी फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। सवाल देखिए क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग मैथमेटिक्स टीचिंग मेथड हैज बीन प्रेजेंटेड एज अ कंबाइंड यूनिट बाय कंबाइनिंग स्मॉल पार्ट ऑफ अ प्रोसेस। ध्यान से लास्ट लाइन को पढ़िएगा, आंसर आपको दिखेगा। फिलहाल हिंदी में पढ़ता हूं सवाल। निम्नलिखित में से कौन सी गणित शिक्षण विधि प्रक्रिया छोटे छोटे भागों को मिलाकर एक संयुक्त इकाई के रूप में प्रस्तुत करती है। सारे ऑप्शन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आइडिया आपको मिलेगा। क्या बोला जा रहा है? छोटे छोटे पार्ट्स को मिला करके एक जो है यूनिट तैयार किया जा रहा है। एक यूनिट, या फिर आप इसे होल बोलो तो। एक सेकंड, पहले मैं इसका कलर चेंज कर लूं ताकि आपको अच्छे से दिखे। यूनिट के तौर पर आप करोगे, ठीक है। छोटे छोटे पार्ट से आपको एक बड़ा पार्ट बना रहे हो। ये प्रोसेस आपको विश्लेषण विधि में नहीं देखने को मिलेगी। ऐसा क्यों भाई? विश्लेषण विधि में क्या बात हो रही है वो जानना आपके लिए जरूरी है। तो देखिए, विश्लेषण विधि में हम लोग कुछ और चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। वो क्या है वो मैं आपको बता दूं। विश्लेषण विधि में हम लोग काम करते हैं किसके ऊपर? विश्लेषण विधि में एक बड़े प्रॉब्लम को हम लोग छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ने की कोशिश करते हैं। जैसे सपोज कर लो एक घर बनाना है, आप पहले नींव तैयार करते हो, या फिर आप सबसे पहले तो पैसे जोड़ते हो। उसके बाद कहाँ पे अच्छी ईंटें मिलेगी और जो मटेरियल वगैरह है वो आप कोशिश करते हो। उसके बाद आप घर बनाने की शुरुआत करते हो। फिर लास्ट में आप फर्नीचर, इसके अलावा इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस वगैरह का जो है यूज़ करना शुरू करते हो। कहने वाली बात यह है कि प्रॉब्लम को आप छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देते हो। वो तरीका होता है एनालिसिस मेथड या फिर विश्लेषण विधि। बड़े से प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ना, इसे कहा जाता है पार्ट टू हॉल। याद रखिएगा, इसे क्या कहा जाता है? इसे जो है पार्ट टू हॉल कहा जाता है, ठीक है। ये सॉरी, हॉल टू पार्ट है इसे, सॉरी आई एम सॉरी। ये क्या होगा? हॉल टू पार्ट होगा, यानी कि बड़े से प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट में हम लोग चेंज कर रहे हैं, हॉल टू पार्ट। अब अगला ऑप्शन देखिए क्या है, एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेथड तो ये होगा नहीं, क्योंकि आप लर्निंग बाय डूइंग से सीखते हो। आप वो बोलते हैं ना, ठोकर खाकर आप संभलते हो। कोई चीज़ एक्सपीरियंस करके जो है समझते हो। बाकी दिल लगे आशिक या फिर जिनका कट चुका है एक बार, वो आसानी से समझ पाएंगे कि एक्सपेरिमेंटल मेथड के बारे में क्या बात हो रही है। तीसरा ऑप्शन है आगमन विधि, इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड का क्या मतलब होता है? इंडक्टिव मेथड का मतलब होता है एग्जाम्पल आप सेट करते हो, पहले एग्जाम्पल से सीखते हो, फिर आप आगे चल करके अच्छे से जो है रूल को समझ पाते हो, फॉर्मूला को समझ पाते हो। एक एग्जाम्पल बताता हूँ। मैंने तो ये एक्सपीरियंस नहीं किया है, बाकी मैं जब भी पढ़ाता हूँ बच्चों को तो ये जरूर बताता हूँ। देखो, अलग अलग शेप की ये क्या है? ट्राइंगल है, ठीक है।
अब मैं बच्चों को क्या कहूँगा, इस एंगल ए को मेजर करो, बच्चे इस एंगल बी को मेजर करो और इस एंगल सी को मेजर करो। वो सारे रीडिंग को लिखेगा ए बी सी को, और वो सबको ऐड करेगा तो पाएगा कि 180 आ गया। यहाँ भी ऐड करेगा, भले ये 90 डिग्री का है, लेकिन तीनों को ऐड करेगा फिर वो बोलेगा कि सर 180 आया। इसको भी ऐड करेगा तो बोलेगा 180 आया। और इस तरह से अगर मैं 5 और सवाल दे दूं तो वो मन में ये कंक्लूजन निकाल लेगा कि कोई भी शेप साइज का हो ट्रायंगल अगर वो है तो वो हमेशा 180 ही रिजल्ट आएगा। ये क्या था, एक एग्जाम्पल देने का तरीका। इससे वो एग्जाम्पल से रूल की ओर जा रहा है। कहाँ जा रहा है, एग्जाम्पल से रूल की ओर जा रहा है। यानी कि पार्ट्स को कंबाइन करके वो ये जो है पार्ट से हॉल की ओर जा रहा है, पार्ट से हॉल की ओर जा रहा है। ठीक है, तो ये जो है यूनिट की ओर नहीं जा रहा, हॉल की ओर जा रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। आखिरी ऑप्शन आपका सबसे सही है। सिंथेसिस मेथड में हम लोग क्या काम करते हैं, हम लोग छोटे छोटे भागों को जोड़कर एक संपूर्ण इकाई बनाने की कोशिश करते हैं। याद रखिएगा, संश्लेषण विधि जो है इसका सबसे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। The development of interest, emotion and attitude in the student is related to which domain of mathematics teaching? छात्रों में रुचि, भावनाओं और दृष्टिकोण का विकास गणित शिक्षण के किस क्षेत्र में संबंधित है? देखिए बात हो रही है इमोशन की, इंटरेस्ट की, तो इसको ध्यान में रखिएगा। बौद्धिक में क्या होगा, आप रूल को लर्न करोगे, फॉर्मूला को लर्न करोगे, ये आपको पहले वाले में मिलेगा। भावात्मक में यानी कि अफेक्शन डोमेन में जो है, इफेक्टिव डोमेन में क्या होगा, अफेक्टिव डोमेन में इसमें आप इमोशन को सीखते हो, इमोशन को समझते हो। तीसरा है साइकोमोटर। साइकोमोटर का क्या मतलब होता है, साइकोमोटर का मतलब होता है जो आप किसी चीज़ को फिजिकली पकड़ रहे हो या पैर से जो है पैर का यूज़ कर रहे हो, हाथ का यूज़ कर रहे हो या बॉडी पार्ट्स का यूज़ कर रहे हो, दैट इज साइकोमोटर डोमेन। देखिएगा बच्चे बचपन में जो है अक्षर को या फिर लेटर्स को टेढ़ा मेढ़ा लिखते हैं, अच्छे से वो लिख नहीं पाते हैं। आप क्या करते हो, बार बार क लिख के या फिर ए लिख करके आप बोलते हो कि इसके ऊपर तुम बार बार घुमाओ। देखिए ये तरीका तो सही है, लेकिन उससे भी बेहतर तरीका क्या है कि आप बच्चे को पेन पेपर दे दें। जापान में मैंने ये सीखा है, जापान के एजुकेशन सिस्टम के ऊपर मैंने वीडियो देखी थी। जापान में और अमेरिका में भी इवन, ठीक है, यूएसए में भी ये काम होता है कि बच्चे को पेन पेपर दे दिया जाता है या फिर वो वॉल पे, दीवारों पे लिखते हैं। दीवारों पर वो कुछ भी जो है हम लोग की भाषा में उसे चीसना कहते हैं, वो लिख रहा है कुछ भी, देयर इज नो सेंस, फिर भी वो लिखता है, स्क्रम्बल करता है। इससे क्या होगा कि उसकी जो फाइन मोटर है ना, उंगलियां क्या होती है, फाइन मोटर होती है, और फाइन मोटर उसका डेवलप होगा। बच्चे जो है मुट्ठी से किसी चीज़ को पकड़ना चाहते हैं, वो उंगलियों से नहीं पकड़ते, धीरे धीरे वो सीखते हैं इसको। तो आप बच्चे को प्लीज़ कभी भी टोके नहीं, रोके नहीं। अगर वो दीवार में जो है दीवार गंदा कर रहा है आपकी भाषा में, वो तो चीज़ों को सीख रहा है, दीवार गंदा नहीं कर रहा है, सोचने वाली बात है। तो ऑप्शन जो आपका बी होगा वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, मैथमेटिक्स इज अ साइंस विच ड्रॉ नेसेसरी कंक्लूजन, हुज स्टेटमेंट इज दिस? गणित वह विज्ञान है जो आवश्यक निष्कर्ष निकालता है। यह कथन किसका है, कांट का, बेंजामिन पियर्स का, या फिर हेनरी क्वाइंकारे का, या फिर बर्थलोट का? देखिए कांट के बारे में मैंने कई दफ़ा बात की है। बहुत ही बेहतरीन ये साइकोलॉजिस्ट हैं, विकास दिव्यकृति सर ने कई दफ़ा इनके बारे में बात भी की है। मैंने बहुत अच्छे से इनके बारे में स्टडी की है। कभी मौका मिलेगा, जैसे ही मेरा नेट का एजुकेशन का एग्जाम होता है ना, आफ्टर दैट आई विल बैक टू हियर, मैं छोटे छोटे जो है वीडियो बनाकर आसान भाषा में आपको समझाऊंगा कि साइकोलॉजिस्ट की क्या थिंकिंग प्रोसेस थी, क्या थॉट प्रोसेस था। तो फिलहाल इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए ऐसे सवालों में आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। अगर आप लर्न करके गए हो, उस स्टेटमेंट को पढ़ के गए हो तो फिर ठीक है, अदरवाइज आप इसमें कुछ भी चारों क्वेश्चन आपके आंसर आपको लगेंगे कि यही आंसर है। तो फिलहाल ऑप्शन बी आपका सही होगा। बेंजामिन पियर्स ने एक और काम की है, डिडक्टिव मेथड की जो है खोज इन्होंने ही की थी। डिडक्टिव मेथड में क्या होगा, पहले आप रूल बता देते हो, फॉर्मूला बता देते हो और बच्चे को मैथ्स बनाने के लिए सिखाते हो। यानी कि आप पहले बता दोगे एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी को ऐड करेंगे 180 आएगा, और फिर आप मैथमेटिक्स उसे दे देते हो। एंगल ए और बी आपने दे दिया, सी निकालने के लिए बोला बच्चे को। ये डिडक्टिव मेथड है, मैथमेटिक्स इसी पे ज़्यादा पढ़ाई जा रही है, लेकिन हमें ज़रूरत है इंडक्टिव मेथड की। फिलहाल ऑप्शन बी सही है, आगे बढ़ेंगे। स्टूडेंट डेवलप्स स्किल थ्रू लेसन प्लानिंग, छात्र पाठ योजना के माध्यम से कौशल विकसित करते हैं। यह बात जो है कितनी सही है? प्रॉब्लम क्वेश्चन को आप शामिल करते हो, इस वजह से हाइपोथेसिस करते हो, डिस्कवर करते हो, या फिर ऑल ऑफ दीज। मैंने कई बार कहा है कि बीएड में, खास करके बीएड में 99% चांस होता है कि ऑल ऑफ दीज है, तो वही ऑप्शन सही होगा। यानी कि फिलहाल तो यहाँ डी आंसर सही होगा, लेकिन 1% का मार्जिन ऑफ एरर आप रखेंगे। हो सकता है कई दफ़ा सीटेट में तो ये ऑप्शन आप मत कंसिडर कर लेना, या फिर कंपेटिटिव एग्जाम में वहाँ पे आप औंधे मुँह गिर जाओगे। इस थ्योरी को वहाँ मत आजमाइएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर
5 विच रूल इज फॉलोड इन द इंडक्टिव मेथड। अभी इंडक्टिव मेथड की मैंने बात की, जो ट्रायंगल के बारे में आपको बताया ना कि बच्चे को आप क्या करो, प्रैक्टिकली जो है उसे बोलो कि अलग अलग शेप का ये ट्रायंगल है, तीनों एंगल को आप जो है मेजर करो और फिर बताओ कि ये इसका जो है सम क्या आया। तो सारा बच्चा बोलेगा कि सर तीनों एंगल को जोड़ने पे 180 आ जाता है। तो आप बोलोगे कि ये क्या है, आगमन विधि, सॉरी ये जो तरीका आपने आजमाया ये क्या है, आगमन विधि है। यानी कि आगमन विधि इज द बेस्ट मेथड टू टीच। सबसे बेहतर तरीका यही है कि आप उसे आगमन विधि के माध्यम से समझाएं। फिलहाल जो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसका जो आंसर हो जाएगा वो ये नहीं पूछा गया है, आपको पूछा गया है कि पर्टिकुलर टू हॉल, हॉल टू पर्टिकुलर वाली बात यहाँ पर की गई है। तो मैं एक दफा जो है आराम से लिख देता हूँ, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इंडक्टिव मेथड में पर्टिकुलर टू हम लोग जो है जनरल जाते हैं, पर्टिकुलर टू जनरल, ठीक है। और डिडक्टिव मेथड में हम लोग कहाँ जाते हैं, याद रखिएगा ये इंडक्टिव के बारे में बात कर रहा हूँ। डिडक्टिव मेथड में हम लोग क्या करते हैं, जनरल टू पर्टिकुलर जाते हैं, उल्टा, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ेंगे छठे सवाल की ओर। विच ऑफ द स्टेप्स इज टेकन फर्स्ट टू डिजाइन द करिकुलम ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के करिकुलम या फिर पाठ्यचर्या को की रूपरेखा तैयार करने का पहला कदम क्या है। देखिए पहला कदम का क्या होगा, सपोज कर लो आपको भूख लगी है, तो आपको ये नीड है, ये आपकी जरूरत है, बिना खाए आप जिंदा नहीं रह सकते हो। कपड़े फट गए हैं, आप कपड़े को सिलवा सकते हो, नया नहीं भी लोगे तो वो चल जाएगा, थोड़े दिनों की तो काम है, रोटी कपड़ा बेसिक नीड्स हैं, बट फिर भी भूख ज़्यादा ज़रूरत है। उसी तरह से सिलेबस को तैयार करने के लिए, करिकुलम को तैयार करने के लिए सबसे पहले क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ नीड, आवश्यकता की पहचान करना कि हमें क्या चाहिए होगा। तो ऑप्शन ए आपका क्या होगा, सही जवाब होगा। ऑप्शन ए की ओर आप जाते तो ये सबसे बेहतर तरीका होता। चलिए फिलहाल हम लोग बढ़ेंगे 7वें सवाल की ओर। इफ आ स्कूल हैज़ अ क्लासेस, देखिए एक स्कूल है जिसमें फर्स्ट क्लास है जो कि 1 to 5 से है, ठीक है। एक स्कूल ए जो है वो 1 to 5 के बच्चों को पढ़ा रहा है, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन को समझा देता हूँ। एक स्कूल बी है जो कि 6 to 8 के बच्चे को पढ़ा रहा है, और एक स्कूल सी है जो कि 1 से लेकर के 12 तक के बच्चों को पढ़ा रहा है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं एक बार देख लेता हूँ ताकि जो बातें मैंने लिखी है वो सही है ना, बिल्कुल सही है। 6 से 12 तक के बच्चों को पढ़ा रहा है, ठीक है, मैं गलत था। देखिए ए क्या कर रहा है, 1 to 5 को पढ़ा रहा है, ठीक है। बी क्या कर रहा है, 6 to 8 के बच्चे को पढ़ा रहा है, और सी स्कूल जो है वो क्या कर रहा है, 6 to 12 के बच्चों को पढ़ा रहा है। अब बोला गया है कि इसका आप जो है यूनियन और इंटरसेक्शन निकालें। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो बोला गया है कि यूनियन और इंटरसेक्शन निकालें। अब यूनियन का मतलब होता है संयोजन, मैंने गूगल से लिख रखा है, देख रखा है कि यूनियन का मतलब होता है संयोजन। अब देखिए यूनियन का मतलब क्या होता है कि सारे चीज़ों को आप ऐड करोगे, हमें निकालना है यूनियन, तो यूनियन के लिए आप सभी चीज़ों को ऐड करोगे तो ये क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी यूनियन सी। सभी चीज़ों में सभी को मिलाकर के क्या आएगा, 1 से लेकर के 12 तक के सभी कक्षाएं यहाँ पर आ जाएगी। तो पहला ऑप्शन 1 to 12 होगा। अब एलिमिनेट करिए आप, 1 से 12 देखिए कहीं नहीं आपको दिखेगा, एक तो दिख रहा है, लेकिन ये यूनियन का नहीं है, यूनियन वाला पहला ऑप्शन है। देखिए यहाँ पे यूनियन पहले निकालने के लिए कहा गया है, तो ऑप्शन डी आपका सही होगा। लेकिन घबराइए नहीं, मैं आपको दूसरा ऑप्शन भी बता देता हूँ। बोला गया है इंटरसेक्शन निकालिए। इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो चीज़ें सभी में प्रेजेंट है उसी को हम लोग लेकर आगे चलेंगे। जैसे देखिए 1 to 5 में क्लास 1 2 3 4 5, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे आएगा। ये ए के बारे में बात की गई है, बी में जो है 6 7 8 आएगा, ठीक है, ये 3 कक्षाएं होंगी उसमें। सी में क्या आएगा, 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, ये आ रहा है। अब देखिए ये जो 1 to 5 है, ये तो ए जो है वो ना बी में आएगा ना सी में आएगा, तो ये ए वाला ऑप्शन तो होगा नहीं। अब आप क्या करोगे, बी को सी के साथ इंटरसेक्शन निकालोगे तो देखिए इसमें 6 6 मिल रहा है, 7 7 मिल रहा है और 8 8 मिल रहा है। यानी कि आपका जो बी जो और सी का जो इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा, 6 7 8 आ जाएगा। यानी कि 6 से 8 आप लिख सकते हो। ऑप्शन देखिए यहाँ पर आपको दिख जाएगा, डी सही जवाब है इसका। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ अ कॉस थीटा एंड टेन थीटा। कॉस थीटा को टेन थीटा से मल्टीप्लाई कर दोगे तो रिजल्ट क्या आएगा। 10 को अगर आप चेंज करने की कोशिश करते हो तो ये क्या आएगा, साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉस कॉस क्या होगा आपका कट जाएगा, सिर्फ साइन बचेगा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। और हाँ, राइटिंग पे मैंने पहले ही आप लोगों को हाथ जोड़ के माफ़ी मांग ली है, इस पर कुछ किया नहीं जा सकता है, जैसे भी हो थोड़ा एडजस्ट करके आप आगे बढ़िए। अगला सवाल देखिए क्या है, व्हाट इज द अप्रोच इफ यू फर्स्ट टीच पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल पढ़ा रहे हो, फिर आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल पढ़ा रहे हो, और फिर आप एरिया ऑफ अ क्यूबाइड पढ़ा रहे हो। ये कौन सा मेथड है, ये कौन सा मेथड है, ये इंडक्टिव मेथड है। आप
जो है छोटे छोटे एग्जाम्पल के साथ जो है आगे बढ़ रहे हो। ये तरीका क्या है? इंडक्टिव मेथड है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 10वें सवाल की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन लेवल ऑब्जेक्टिव। बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी सवाल। ये ऐसे सवाल जो है सीटेट में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुप्रयोग स्तरीय उद्देश्य है? टू नेम डिफिकल्ट शेप आफ्टर कटिंग पेजेस, यानी कि पेज से आप जो है कागज काटने के बाद विभिन्न आकृतियों के आप नाम बता देते हो। ठीक है, अब अगला क्या है? कागज पर विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों की आप व्याख्या कर देते हो, या कागज की कटिंग एकत्रित करते हो, या कागज काटकर अलग अलग ज्योमेट्री बनाते हो। देखो सबसे सारे ऑप्शन को आप पढ़ोगे ना तो ऑप्शन डी आपको वैसे ही झलकता हुआ दूर से दिखेगा। ये सही है कि आपके अंदर एप्लीकेशन आ गया है कि आप अलग अलग शेप बना सकते हो, ट्रायंगल बना सकते हो, रेक्टेंगल बना सकते हो, स्क्वायर बना सकते हो, क्यूबॉइड बना सकते हो, ट्रेपेजियम बना सकते हो। ये आपकी समझ बढ़ चुकी है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़े 11वें की ओर। द नेचर ऑफ मैथमेटिक्स इज, गणित का स्वभाव क्या है? गणित का स्वभाव सजावटी तो नहीं है, डिफिकल्टी नहीं है, लॉजिक है। मैथमेटिक्स मतलब लॉजिक। देखिए आप बोलते हो ना कि 5 में से 2 घटाने पे 3 ही क्यों आता है? कई दफा ये टीचर पूछते थे हमारे जमाने में, है हमारे जमाने में बोल रहा हूँ, मतलब काफी बड़ा हूं मैं। तो नंबर लाइन आप ड्रॉ करते हो, यहाँ पे 0 आता है एंड आफ्टर दैट 1 2 3 4 5 तक आप पहुंच रहे हो। मैं डॉट डॉट कर दे रहा हूँ, ठीक है, आप समझ जाना। यहाँ पे एक चलो लिख दिया, कंप्लीट ही हो गया। ठीक है, एक और होगा तब होगा ये कंप्लीट। ठीक है, अब 5 में क्या कर रहा है? 2 माइनस कर रहे हो तो आप बैक की ओर आओगे तो ये कहां पर आएगा? 3 पे आएगा। तो आप ऐसे समझते हो, नंबर लाइन से भी आप जो है प्लस माइनस करने सीखे होगे। तो ये फिलहाल आंसर क्या है? लॉजिकल है। मैथमेटिक्स में सब कुछ क्या है? लॉजिकल है। अगला सवाल है, देखिए गणित किसका विज्ञान है? गणित किसका विज्ञान है? अंतरिक्ष का, संख्याओं का, स्मॉल का। देखिए अंतरिक्ष विज्ञान में भी गणित की यूज होती है, लेकिन फिलहाल जो है नंबर्स यानी कि मैथमेटिक्स क्या है? नंबर का साइंस है। ऑप्शन बी आपका सही होगा। अ गुड ऑब्जेक्टिव शुड बी, एक अच्छा उद्देश्य क्या होना चाहिए? ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे इसे सारे ऑप्शंस को, पहला है प्लानिंग, दूसरा है अट्रैक्टिव, फिर है स्पेसिफिक, या फिर ऑल ऑफ द अबव। देखिए आप उद्देश्य बना रहे हो, ऑब्जेक्टिव बना रहे हो तो योजना होनी चाहिए आपके पास। ये स्पेसिफिक भी होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या। अट्रैक्टिव है तो ठीक है, नहीं भी है तो चलेगा। सपोज कर लो कि आपको मिट्टी काटने का काम दिया गया है घर पे, घर वालों ने कहा कि भाई घर में खाना है, रोटी तोड़नी है तो तुम्हें ये काम करना पड़ेगा, ईंटें उठाने पड़ेंगे, घर में काम लगा हुआ है, कुछ करते नहीं हो, ये काम करना पड़ेगा। तो वह अट्रैक्टिव तो नहीं लग रहा है आपको। घर वाले आपको बोल दें, वो लड़कियों को वो बोलते हैं ना कि वो बहन की शादी में लड़का सिलेंडर ले रहा है इधर से उधर, वो एकदम मजदूरों की तरह दिख रहा है, और भाई के शादी में बहन एकदम सज धज के रेडी है। ठीक है, थोड़ा ये बाइसनेस वाला जो है मैंने एग्जांपल दिया आपको, बट ये अट्रैक्टिव हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन फिलहाल हम लोग इसे अट्रैक्टिव मानेंगे। ऑल ऑफ द एबव वाले सवाल के साथ हम ऑल ऑफ द एबव के साथ हम लोग जाएंगे। अगला सवाल, एप्रोप्रिएट मेथड फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉर्मूला इन मैथमेटिक्स इज, गणित में सूत्र स्थापित करने की प्रयुक्त विधि क्या है? मैंने पहले बताया आपको एक ट्रायंगल वाला एग्जांपल कि आप बच्चे को ट्रायंगल को क्या करो, सम करवा के देख लो। तो ये क्या कर रहे हो आप? इंडक्टिव मेथड का अप्रोच ले रहे हो। तो सबसे बेहतर तरीका क्या है? इंडक्टिव मेथड लीजिए। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही होगा। आगे देखिए 15वां सवाल, करिकुलम मीन्स, पाठ्यक्रम का क्या अर्थ है? पाठ्यक्रम का क्या मतलब है? फिर से ऑल ऑफ द अबव आपको दिख रहा होगा, लेकिन थोड़ा पढ़ लीजिए। विद्यालय स्थिति में गतिविधि, देखिए एक्सपेरिमेंट करने के लिए कहीं अगर आ रहा है, एक्टिविटी करने की बात हो रही है, एक्सपीरियंस कर रहा है बच्चा, बिल्कुल सही होगा। सब्जेक्ट मैटर को भी जो है ध्यान में रखा जाता है, ऐसा नहीं कि स्कूल में सिर्फ जो है एक्टिविटी ही कराते रहोगे। तीसरा देखिए, विभिन्न अवधारणाओं, कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहा है। तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी आपका सही होगा। द वर्ड करिकुलम हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड विच मीन्स, करिकुलम किस शब्द से लिया गया है? यह सवाल भी पूछा जा सकता है। इसका क्या मतलब है? रेस कोर्स है, ये दौड़ का मैदान है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, एजुकेशन प्रोसेस फॉर जनरल पर्पस इज, सामान्य उद्देश्य के लिए शिक्षा की क्या प्रक्रिया है? गोल ओरिएंटेड है ये, वैल्यू ओरिएंटेड है, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड है, या फिर उद्देश्य ओरिएंटेड है, या फिर ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य विशेष है। तो देखिए एजुकेशन कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये क्या है? एम है कि हर एक लोगों को ये दिया जाए। बाकी गूगल या फिर आप कहीं भी और आंसर इसका ढूंढोगे तो कहीं कहीं एम दिखेगा, कहीं ऑब्जेक्टिव दिखेगा, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल एजुकेशन जनरल की बात कर दी गई। जनरल अगर नहीं रहता तो फिर हम लोग ऑब्जेक्टिव की ओर जाते। फिलहाल ऑप्शन आपका सी होगा। अगर नेट में पूछा जाता तो मैं सी मारता, और अगर नॉर्मली जो है ऐसे कहीं पे रैंडमली पूछ दिया जाए तो आप इसे ऑब्जेक्टिव भी कह सकते थे। अगला सवाल, विच इज नॉट एन आईसीटी मटेरियल, आईसीटी मटेरियल के बारे में जान लीजिए। वैसी चीजें जो बच्चों को आप जो है समझा सकते हो, सिखा सकते हो,
ठीक है, जिसमें जो है ऐसा समझ लो कि करंट की जरूरत पड़ती है, लगभग लगभग चीज़ों में करंट की जरूरत पड़ती है, इलेक्ट्रिक करंट की जरूरत पड़ती है। फिलहाल ऑप्शन देखिए, सूचना यहाँ पे बोल भी दिया गया है कि इन्फॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में बात की जा रही है। तो फिल्म में आपको ये देखने को मिलेगा, इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी और कम्युनिकेशन भी बनेगा, वीडियो में भी ये मिलेगा आपको, टीवी में भी ये मिलेगा। लेकिन सूचना पट में आप लिखते हो, इसमें जो है ये आईसीटी का पार्ट नहीं है। ऑप्शन डी आपका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, विच टीचिंग मेथड इज ऑल्सो नॉन एज साइंटिफिक मेथड, कौन सी शिक्षण विधि या पद्धति को वैज्ञानिक विधि के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही प्यारा सवाल और वन ऑफ फेवरेट सवाल है ये सवाल जो है एग्जाम में कई दफा आपको रिपीट होता हुआ दिखेगा, कई दफा जो है सेमेस्टर थर्ड में भी ये दिखेगा। ऐसा मत समझ लेना कि सेमेस्टर थर्ड में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, जो आप अभी यहाँ पढ़ रहे हो ना सेम चीजें वहां भी आएगी। देखना कई सवाल तो हूबहू मिल जाएंगे। तो जब आप सेमेस्टर थर्ड में जाओगे तो ये वीडियो भी आपके फिर से एक बार देख लेना, काम आपका बनेगा। ठीक है, क्या क्या बोला गया है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के बारे में बात की गई है, परियोजना विधि के बारे में, एक्सपेरिमेंटल और डिस्कवरी मेथड के बारे में बात की गई है। सारे ऑप्शन को अगर आप देखिएगा तो साइंटिफिक मेथड जो है किसे कहा जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को साइंटिफिक मेथड कहा जाता है। क्यों भाई, ऐसा इसमें क्या है जो इसे साइंटिफिक मेथड कहा जाता है? क्योंकि इसमें सबसे पहले जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है, इसमें पहला स्टेप जो होता है, इसमें आप इंफॉर्मेशन गैदर करते हो, डेटा कलेक्ट करते हो। ठीक है, डेटा जो जानकारी है उसको एकत्रित करते हो। अगला है आप क्या करते हो, फार्मूला का हाइपोथेसिस बनाते हो, हाइपोथेसिस बनाने का काम यहाँ पे आप करते हो। फिर तीसरे में जाकर आप उसको टेस्ट करते हो कि जो मैंने हाइपोथेसिस सोचा है वो सही है या नहीं। फिर आप चौथे स्टेप में आप क्या करोगे, उसका जो है कंक्लूजन निकालने की कोशिश करोगे। तो ये जो है प्रॉब्लम सबसे, और हाँ एक सबसे पहले डेटा नहीं निकालोगे, सबसे पहले आप प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करोगे, समस्या को जानोगे कि ये समस्या है या नहीं। तो फिलहाल ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे 20 सवाल क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। विच इज सपोज टू बी द फाउंडर ऑफ अ ट्रिगोनोमेट्री, फैक्चुअल सवाल है, हिप्पार्कस इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, पाइथागोरस ने ये रहा आपका पाइथागोरस साहब के बारे में बातचीत कर लेते हैं। परपेंडिकुलर, ये आपका बेस आ गया, ये आपका हाइपोटेनियस आ गया। ठीक है, इसके बारे में पाइथागोरस साहब ने बात की थी। ठीक है, और आर्यभट्ट के बारे में भी एक और सवाल शायद आगे है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आगे जो है वो आएगा। ठीक है, फिलहाल जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिप्पार्कस। पाइथागोरस ने जो है बात की थी ज्योमेट्री से रिलेटेड, ना कि ट्रिगोनोमेट्री से, ध्यान में रखिएगा। 21वां सवाल आ ही गया, क्या है सवाल, आर्यभट्ट ने जो है कौन सी किताब लिखी है, आर्यभट्ट के द्वारा कौन सी किताब लिखी गई है? तो ये बड़ा ही आसान सा सवाल है, आर्यभट्टिया लिखा गया है, आर्यभट्टिका। ठीक है, आर्यभट्टिका जो है लिखा गया है इनके द्वारा। ठीक है, और ये 4 पार्ट में है। पहला है गीता पाडा, फिर है गणित, हिंदी में बोल देता हूँ, ठीक है, इंग्लिश में समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये गीतिका पाद, यानी कि इसमें जो है टाइम, प्लानिट के बारे में बात की जाती है, युगों के बारे में, जनरेशन के बारे में बात की जाती है। फिर गणित पाद में जो है मैथमेटिक्स के अर्थमेटिक प्रॉब्लम, अलजेब्रा के प्रॉब्लम, ट्रिगोनोमेट्री के प्रॉब्लम के बारे में बात की जाती है। तीसरी इनकी जो पार्ट था वो काल क्रियापाद था, जिसमें समय और ग्रहों की बात की जाती है, ग्रहों की गति की बात की जाती है। केपलर्स ने जो गति वाला दिया था उसके बारे में ये बात करते हैं। और आखिर में गोलपाद, यानी कि खगोलीय गणनाएं, जो कि एस्ट्रोनॉमी में आता है। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल बड़ा ही आसान सा सवाल है, 729 और 343 का घनमूल क्या है? तो देखिए 7 जो है वो क्या है, 729 क्या है, 9 को 3 दफा आप मल्टीप्लाई करोगे तो 9 9 81, 81 को 9 से करोगे तो ये आ जाएगा 729। और 343 को 7 गुना 7 गुना 7 करोगे तो ये 343 आ जाएगा। क्यूब स्क्वायर आपने याद किया होगा, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, आप सॉरी हाँ ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ऑप्शन 2 क्या है, 9/7, 9/7 इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, टू एप्रिसिएट द वर्क्स ऑफ अ मैथमेटिशियन करस्पॉन्ड टू विच वैल्यू, किसी गणितज्ञ के कार्यों की सराहना करना किस मूल्य से संबंधित है? इंटेलेक्चुअल वैल्यू, यूटिलिटरी मेथड वैल्यू, या फिर एस्थेटिक, या फिर कल्चरल, सांस्कृतिक मूल्य है, सौंदर्य मूल्य है। देखिए मैथमेटिक्स, किसी मैथमेटिशियन के वर्क को आप अप्रिशिएट कर रहे हो, दैट इज एस्थेटिक। अभी तो शायद इंस्टा वगैरह पे एस्थेटिक बहुत चल रहा है, पता नहीं आप लोगों ने देखा या नहीं, खैर नहीं देखा है तो बहुत अच्छी बात है, देखने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल थोड़ा टेढ़ा थोड़ा बड़ा बनेगा, लेकिन आप जो है मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझा दूं। साइन थीटा की वैल्यू यहां पर दी गई है, क्या दिया है मैं आपको एक बार लिख के दिखा देता हूं। साइन थीटा इज इक्वल टू a/√a² + b², ताकि आप क्वेश्चन को समझ पाए। ठीक है, आप एक आइडेंटिटी क्लास 10th में आपने पढ़ रखी होगी, साइन थीटा स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये आपने पढ़ा है ना। इसी मेथड का आप यूज करोगे तो आप आंसर निकाल पाओगे। क्या आएगा, कॉस, एक्चुअली आपको कॉट थीटा की वैल्यू चाहिए यहाँ पर। ठीक है,
पहले कॉस थीटा की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, उसके बाद हम लोग दोनों को डिवाइड कर देंगे तो रिजल्ट हमें मिलेगा। क्या करोगे आप, पहले कॉस थीटा की वैल्यू निकालो। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। होगा या नहीं होगा आप एक बार देख लो करके, ठीक है। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आया, तो 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस ए स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट ये जो है कैंसिल हो जाएगा, हाफ पावर, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब एलसीएम आप ले लो, 1 अपॉन ये 1 है, तो नीचे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा सा आप कंफ्यूज मत होना। ऊपर में क्या बचा, बी स्क्वायर बचा, ठीक है। ऊपर में क्या बचा, फाइनली जो रिजल्ट आपका आया वो क्या बचा, वहाँ पर बी आएगा। इसी तरह से अगर आप इसे सॉल्व कर लोगे, थोड़ा लिख पाना सच में बहुत डिफिकल्ट है, तो कॉट थीटा की जो वैल्यू आएगी, कॉस अपॉन साइन आप करोगे तो ये वैल्यू जो कट कटा के आएगी वो आ जाएगी बी अपॉन ए, ठीक है। एक बार आप कर लेना, अगर नहीं पता है तो मैं टेलीग्राम पे इसको जो है सॉल्व करके भेज दूंगा। आप नीचे कमेंट कर देना टेलीग्राम टेलीग्राम टेलीग्राम, तो मैं पेन पेपर पर लिख के इसे सॉल्व कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 24। अगला है 25। ये भी थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल है, लिखना थोड़ा मुश्किल है। देखिए आप ना क्या करना, मैं आपको समझा देता हूँ। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों को ऐड करोगे 180 आता है। अभी मैंने आपको एग्जांपल देकर भी बताया इंडक्टिव मेथड से। तो क्या करना, आप यहाँ पे देखो बी के साथ रिलेशन है ए और बी का, बी और सी का, तीनों मेथड देखिए, बी को बी आप रहने देना, ए की वैल्यू यहाँ से बी के टर्म में निकालिए, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 65 माइनस एंगल ए 2a, ठीक है। यहाँ एक सेकेंड, वेट ए मोमेंट, आपको ए की वैल्यू निकालनी है ना, ए की वैल्यू आ जाएगी 65 माइनस 2b, ठीक है। ये वैल्यू आ गया। अब यहाँ से सी की वैल्यू निकाल देना आप, एंगल सी का वैल्यू क्या आ जाएगा, 140, ठीक है। फिर आ जाएगा ये माइनस एंगल बी, और ये जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा। फिर आप इन तीनों वैल्यू को पुट कर देना, आंसर आपका आ जाएगा। आंसर है इसका शायद 25, आई एम नॉट रॉन्ग, एक बार आप देख लेना, ठीक है। बाकी अगर इसका भी चाहिए तो आप क्वेश्चन लिख देना नीचे, टेलीग्राम कमेंट करते जाना, मैं समझ जाऊंगा कि आप क्या चाह रहे हो, मैं टेलीग्राम पे इसका आंसर जो है सेंड कर दूंगा। एक मिनट, अगला सवाल है देखिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ करिकुलम ऑन द बेसिस ऑफ अ टॉपिक इज कॉल्ड, विषयों के आधार पर पाठ्यक्रम का संगठन कहलाता है, क्या कहलाता है, ये सवाल पूछा गया है। पहला है देखिए स्पाइरल मेथड, स्पाइरल मेथड के बारे में बात की गई है यहाँ पर, ठीक है। गला सूख गया मेरा, एक मिनट थोड़ा पानी पी लूं, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। हाँ ठीक है। अब स्पाइरल मेथड का मतलब क्या होता है कि जो बार बार आप रिपीट कर रहे हो, याद रखिएगा स्पाइरल मेथड का मतलब क्या है, बार बार रिपीट करने को नेगेटिव माना जाता है एजुकेशन में, लेकिन बार बार आप जो है ना, एक ही काम बार बार करते हो तो फिर आप चीज़ों को सीख पाते हो। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, आप समझ पाओगे। एक बार गुरुजी ने क्या किया कि एक छन्नी समझ रहे हो, चाय छाकने वाली छन्नी, वो बड़ी सी छन्नी थी, और एक बच्चे को कहा कि इस पर पानी भर के लाओ। बच्चा बार बार कोशिश कर रहा था, कभी हाथ लगा दे उसमें छेद को बंद करने के लिए, कई दफ़ा उसने प्रैक्टिस की, कई बार बालू लगा के कोशिश की कि पानी ठहर जाए। उसने सुबह से शाम तक वो प्रैक्टिस की, और आखिर में थक हार कर वो गुरुजी के पास पहुंचा खाली हाथ। तो गुरुजी ने कहा, गुरुजी से कहा कि गुरुजी माफ़ करना, मैं पानी आपके लिए नहीं ला पाया। तो गुरुजी ने कहा कि कोई बात नहीं, पानी तुमने नहीं लाया लेकिन छन्नी साफ जरूर कर दी तुमने। बार बार पानी के प्रवाह की वजह से छन्नी पूरी तरह से चमक रहा था। तो प्रैक्टिस करने का मतलब ये नहीं कि जो काम आपको दिया गया वो आप हासिल ही कर लें, कई दफ़ा प्रोसेस की वजह से आप चमक भी उठते हो, तो इसको ध्यान में रखिएगा। फिलहाल जो ये ऑप्शन था स्पाइरल मेथड, बार बार आप दोहराते हो चीज़ों को और आप डीप जाते हो। पहले बार थोड़ी कम जानकारी के साथ आपने रिसर्च करी या प्रैक्टिस किया, फिर आप और इंटेंस आप बढ़ते जाते हो, गहराई में आप उतरते हो, ठीक है। जैसे कक्षा 6 में आपने जो है एरिया के बारे में पढ़ा होगा, है ना, एरिया पेरीमीटर के बारे में पढ़ा, कक्षा 6 में एरिया के बारे में पढ़ा। कक्षा 8 में जाकर के आप पाइथागोरस या फिर एरिया ऑफ पॉलीगॉन पढ़ने लगते हो। क्लास 10th में जाकर के आप मेंसुरेशन पढ़ने लगते हो। तो ये क्या है, एक तरीके से आपको जो है स्पाइरल मेथड से पढ़ाया जा रहा है। अगला देखिए कॉन्सेंट्रिक मेथड, इसके बारे में जान लीजिए। ये जो है हमेशा से जो पहले से आपने लेसन सीखा है उसमें नया कुछ जोड़ करके आपको आगे बढ़ाया जाता है, उसे कॉन्सेंट्रिक मेथड कहा जाता है, ठीक है। अगला देखिए क्या है, टॉपिकल मेथड, यानी कि ये क्या करता है, ये अलग अलग जो है इस करिकुलम को बांट देता है। जैसे अलजेब्रा के कुछ चैप्टर ये हैं, ज्योमेट्री के चैप्टर ये हैं, ट्रिगोनोमेट्री ये है, स्टैटिक्स ये है, इसको टॉपिक वाइज मेथड कहा जाता है। विषयों के आधार पर पाठ्यक्रम का संगठन क्या कहलाता है। अब यहाँ पर ऑप्शन एक और दिया गया है, नन ऑफ दीज। विषयों के आधार पर पाठ्यक्रम का संगठन को हम लोग क्या कहेंगे। तीनों ऑप्शन पढ़ लिया तो इसमें मेरे हिसाब से ऑप्शन डी होना चाहिए। बाकी आपकी क्या राय है वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला है स्टेटमेंट
मैथमेटिक्स इज अ वे ऑफ अ सेटल इन द माइंड ऑफ अ चिल्ड्रन अ हैबिट ऑफ अ रीजनिंग वाज गिवन बाय। गणित बच्चों के मन में तर्क करने की आदत स्थापित करने का एक तरीका है। यह कथन किसका था? लॉक ने ये बात कही थी। ऑप्शन ए आपका सही होगा। आगे बढ़ेंगे। नेचर ऑफ मैथमेटिक्स इज, गणित का स्वभाव कैसा है? डिफिकल्ट है, लॉजिकल है? ये सवाल देखिए रिपीट है ना। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ये क्या है? लॉजिकल है। चलिए आगे बढ़ेंगे 29 की ओर। रिलेशन ऑफ ज्योमेट्री इज, ज्योमेट्री का संबंध किससे है? तो ज्योमेट्री का मतलब ही होता है, इवोल्यूशन से नहीं होता है, लर्निंग से होता है, बट पूरी तरह से नहीं होता है, संख्या विधि से भी नहीं होगा। ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। हम लोग क्या करते हैं? मेजरमेंट से करते हैं। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या है। इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ इंडक्टिव मेथड इज, क्या है? अनुप्रेरक पद्धति का महत्वपूर्ण तत्व क्या है? पहला ऑप्शन है एम, फिर है लॉजिक, फिर है एग्जाम्पल या फिर निर्णय। बात करो आप, बताओ मुझे इंडक्टिव मेथड में क्या करते हो? बार बार एग्जाम्पल के बारे में मैंने बात की। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। 31 हु वाज प्रोमोनेंट ऑफ डिडक्टिव मेथड, सवाल तो आ ही गया ना। डिडक्टिव मेथड के बारे में हम लोगों ने पहले भी बात की थी, और इनका नाम क्या है? ये सवाल फिर से रिपीट हुआ है। मैंने इसके बारे में आपको वहाँ पे डिटेल में नहीं बताई थी बात, लेकिन मैंने कहा था डिडक्टिव मेथड के जो है डिस्कवरी किसके द्वारा की गई थी, ये सवाल मैंने आपको पहले कराया था। अगर आप पीछे जाएंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, वेट अ मिनट, थोड़े गले को आराम कर दूं, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखिए क्या बोला गया है, डिडक्टिव मेथड क्या है। देखिए डिडक्टिव मेथड के बारे में पहले जान लेते हैं। डिडक्टिव मेथड में आपको पहले रूल्स पढ़ा दिया जाता है या फॉर्मूला पढ़ा दिया जाता है, फिर आप एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हो। ठीक है, रूल के बाद एग्जाम्पल की ओर आप बढ़ते हो, पर्टिकुलर की ओर आप बढ़ते हो। ठीक है, ये डिडक्टिव मेथड में आपको एंगल के बारे में पहले बता दिया जाएगा, फिर आप जो है पर्टिकुलर केस तक पहुंचते हो। ठीक है, अगर आप ऑप्शंस को देखेंगे तो इसका जो सही जवाब है हु वाज परफॉर्मेड द डिडक्टिव मेथड, यहाँ पे नाम ही नहीं है, कांट के बारे में दिया है शायद, इसमें डाउट है मुझे। इस क्वेश्चन को एक बार आप देख लेना। डिडक्टिव मेथड का जो डिस्कवरी है वो इनके द्वारा किया गया था, वो शायद नाम कुछ और था। ठीक है, देख लेंगे इसे। द सम ऑफ अ लेंथ ऑफ अ टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज, ये तो सवाल, ये जो है ना एक इंटरव्यू की याद आ गई मुझे। बिहार इलेक्शन में जब सुशील कुमार मोदी जिंदा थे, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, ललन टॉप के इंटरव्यू में, कि बिहार में ना दो पार्टियां जब तक नहीं मिलेगी तब तक सरकार नहीं बनेगी। खैर आज बिहार में इलेक्शन भी है, ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ 6 तारीख को, तो 6 नवंबर को ये इलेक्शन भी है। तो सुशील मोदी की एक बात मुझे याद आ गई। सुशील जी ने एक बात कही थी कि दो पार्टियां मिलकर ही यहाँ सरकार बना सकती है, ट्रायंगल का एग्जाम्पल देकर कि दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरे से बड़ा होगा, ग्रेटर देन होगा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। करिकुलम हैज हाउ मेनी बेसिक कंपोनेंट, पाठ्यक्रम के कुल कितने मूल घटक होते हैं? 4 मूल घटक होते हैं। वो कौन कौन से हैं मैं आपको बता देता हूँ। 4 मूल घटक। सबसे पहला है ऑब्जेक्टिव, यानी कि उद्देश्य होना। ऑब्जेक्टिव यानी कि क्या आप चाहते हो करने के लिए। ठीक है, पहला होता है ऑब्जेक्टिव, चाहिए क्या आपको। फिर अगला है कंटेंट, यानी कि क्या आप कंटेंट तैयार कर रहे हो, उसके लिए क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो आप जानोगे। तीसरा है लर्निंग एक्सपीरियंस, कि आप क्या पढ़ रहे हो, एक्सपीरियंस करना जरूरी है। और चौथा ऑप्शन है आपका एवोल्यूशन, आपने क्या पढ़ाई की उसको आप एवेल्युएट करोगे और उसका जो है मूल्यांकन किया जाएगा। तो फिलहाल इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 आंसर सही है। अगला सवाल है यू वांट टू इंश्योर पार्टिसिपेशन ऑफ अ मोर स्टूडेंट इन क्लास, क्या कर रहे हो, बच्चों की भागीदारी को बढ़ाने की बात की जा रही है। तो बच्चा, अगर एक बच्चा रोल प्ले करेगा या 2-3 बच्चे रोल प्ले करेंगे तो वो एक्टिवेट नहीं होगा। रोल प्ले इज वेरी गुड मेथड। ठीक है, रिसाइटिंग भी सही नहीं है, रिसाइटिंग तो गलत मेथड है, और डेमोस्ट्रेशन भी ठीक ठाक मेथड है। तीनों ऑप्शन सही हैं, लेकिन सबसे बेहतर तरीका होगा डिस्कशन मेथड, जिसमें जो है कोई भी शामिल हो सकता है, सब एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा। द व्हील ऑफ अ कार ऑफ अ रेडियस 1 फुट कवर्स डिस्टेंस इन 7 साइकिल्स, इसको भी थोड़ा आप कर लेना, यहाँ पे लिख पाना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर आपको इसका भी चाहिए तो आप टेलीग्राम लिख देना और क्वेश्चन नंबर लिख देना। आगे बढ़ते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स इज, मैथमेटिक्स हम लोग क्यों पढ़ाते हैं? ताकि बच्चा जो है मेमोराइज करे। मेमोराइज जहां भी दिखे ना आपको उसको काटिए, वो ऑप्शन कभी भी सही नहीं होगा। रटने वाली बात, याद करने वाली बात कभी भी भला नहीं कर सकता स्टूडेंट का, रॉन्ग होगा। तार्किक और तर्कशील सोच विकसित करना, टू डेवलप रीजनिंग एंड लॉजिकल थिंकिंग। देखिए मैथमेटिक्स पढ़ते तो इसीलिए है ना कि आपकी लॉजिकल थिंकिंग हो, तो ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला है तेजी से गणना करने की जरूरत नहीं है,
हो सकता है कि आपने मैथमेटिक्स से ऑनर्स मास्टर्स सब कुछ किया है, लेकिन सब्जी वाली से अधिक कैलकुलेशन फास्ट नहीं कर पाओगे। कपड़े दुकानदार के पास जाओगे ना आप, फटाफट वो कैलकुलेशन कर लेगा विदाउट कैलकुलेटर। तो मैथमेटिक्स उसके लिए नहीं सिखा जा रहा कि आप तेजी से या फिर संख्या सीख जाओगे। अगला सवाल देखिए क्या है, विच मेथड ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स मूव्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। सीधा सीधा ये सवाल है और इसके बारे में मैंने कई दफ़ा पहले भी बताया है, फिर से एक बार बता देता हूं आप लोगों को। और ये सवाल एग्जाम में आएगा, एग्जाम में ये आना तय है। इस सवाल का थोड़ा सा अटेंशन आप देंगे। यहाँ पर इंडक्टिव मेथड में हम लोग क्या करते हैं, पर्टिकुलर टू जनरल जाते हैं, पर्टिकुलर टू जनरल। इसमें ठीक उल्टा, जनरल टू आप पर्टिकुलर जाते हो उसमें, ठीक है। इसमें क्या करते हो आप, पहले एग्जाम्पल सीखते हो इंडक्टिव में, और डिडक्टिव में आप क्या करते हो, पहले आप रूल ही सीख लेते हो या फॉर्मूला ही सीख लेते हो। अब अगला है प्रोजेक्ट मेथड, ये तो एक्टिविटी बेस्ड होगा, इसमें आप एक्टिविटी करोगे। अब देखिए आगे है एनालिटिक मेथड। एनालिटिक मेथड को क्या करते हो आप, नॉन टू अननोन जाते हो, नॉन टू अननोन जाने की आप कोशिश करते हो, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा वो फिलहाल क्या हो जाएगा, गणित शिक्षण की कौन सी पद्धति सामान्य से विशेष की ओर जाती है। तो देखिए ये कौन जाएगा सामान्य से विशेष की ओर, ये जाएगा आपका डिडक्टिव मेथड। आगे बढ़ेंगे, जनरल टू स्पेसिफिक यही जाएगा। मैथमेटिक्स इज कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ, गणित को प्रकृति की भाषा, नेचर की भाषा कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, विच टीचिंग एड इज मोस्ट सुटेबल फॉर टीचिंग ज्योमेट्री। ज्यामिति सिखाने के लिए सबसे उपयुक्त शिक्षण सहायक कौन सा है। फ्लैश कार्ड से सिखाओगे बिल्कुल नहीं, नक्शे से नहीं, चार्ट से नहीं, बल्कि आप ज्योमेट्रिकल जो है उपकरण लोगे, इंस्ट्रूमेंट लोगे, उससे बच्चों को सिखाओगे। अगला सवाल है, लर्निंग बाय डूइंग इज द बेसिस ऑफ विच मेथड। करके सीखना किस विधि का आधार है। लेक्चर मेथड में तो टीचर ज्ञान दे रहा होगा, ये तो गलत है, ठीक है। इंडक्टिव मेथड भी ठीक ठाक है, क्योंकि आप इसमें पहले एग्जांपल सीखते हो फिर आप फॉर्मूला सीखते हो। डिडक्टिव थोड़ा गलत है, क्योंकि आप इसमें क्या करते हो, पहले फॉर्मूला ही सीख करके यूज करते हो। तो बचा दो ऑप्शन। अब दो में करके सीखना सबसे अच्छा क्या होगा, ह्यूरिस्टिक मेथड। सबसे अच्छा क्या होगा, ह्यूरिस्टिक मेथड, ठीक है। अब आप लोग जो है नीचे कमेंट करके बताइएगा ह्यूरिस्टिक मेथड को डेवलप किसने किया। एक वीडियो में ला रहा हूं जिसपे सारे मेथड के बारे में बात कर लेंगे, ठीक है। तो ह्यूरिस्टिक मेथड में क्या होगा, करके सीखने पर इसमें जोर दिया जाता है, ठीक है। तो ये था आपका मैथमेटिक्स के 40 क्वेश्चन, जो कि पिछले 8 सालों के विनोबा भावे के क्वेश्चन पेपर को मैंने आपके साथ कराया, ठीक है। वीडियो अगर आपने यहाँ तक देख लिया ना, तो नीचे कमेंट करके एक बार जय हिंद लिखिएगा। ये जय हिंद लिखने से एक अलग ही मोटिवेशन मुझे मिलता है, और मुझे आइडिया भी लगता है कि कितने लोगों ने वीडियो पूरी देखी है। आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। आप एग्जाम में जाएं, बहुत अच्छा प्रदर्शन करें, आपका भविष्य उज्जवल हो। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।